राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज इस वीडियो के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय बीए भाग प्रथम के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक के अंतर्गत कौटिल्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य जैसा कि हम सभी जानते हैं एक महान राजनीतिज्ञ थे, महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र से संबंधित और अर्थशास्त्र से संबंधित कई ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया था, लिखा था कई ग्रंथों को उन्होंने। सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। उन्हें कौटिल्य इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था, इसलिए कालांतर में कुटिल कौटिल्य के रूप में हम जानने लगे थे। और उनके पिता का नाम था चाणक्य, इसलिए वो अपना सरनेम चाणक्य लगाते थे, इसलिए हम उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य की या चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई थी। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था और उनके जो अंतिम शासक थे वो थे महापद्मानंद। महापद्मानंद के जो प्रधानमंत्री थे सटकार, वो उनसे बहुत नाराज रहते थे और वो प्रयास करते रहते थे कि किसी भी तरीके से शासक को, महापद्मानंद को सबक सिखाया जाए, उनसे अपना बदला लिया जाए। एक बार महापद्मानंद जो शासक थे उन्होंने सटकार जो प्रधानमंत्री थे उनको कहा कि आप कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित कीजिए। उन्होंने वो ब्राह्मणों को ढूंढने लगे। तब उन्होंने देखा था कि एक दिन जो चाणक्य थे उनके पैरों में कास यानी कुछ घास चुभ गई थी और वो उससे इतने ज़्यादा क्रोधित हुए थे कि उन्होंने मट्ठा डाल के उस घास को जला दिया था। ऐसा माना जाता है यदि घास के ऊपर मट्ठा डाल दिया जाए, खट्टा दही डाल दिया जाए तो वो घास वहीं से ख़त्म हो जाती है। तब उन्होंने सोचा कि इसको हम राजा के सामने पेश करते हैं। उन्होंने कौटिल्य को आमंत्रित किया और सबसे ऊंचे गद्दी पर उनको विराजित किया। राजा महापद्मानंद ने जब देखा, क्योंकि वो एकदम काले थे, तो उन्होंने उसके उस रूप रंग का मजाक उड़ाया। अपना मजाक उड़ते देखे कौटिल्य एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जो चोटी थी उसकी गांठ बांधी और कहा कि जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और कालांतर में वो इसके लिए हमेशा नंदवंश के नाश के लिए कार्य करते रहे थे। कौटिल्य ने अपने बहुत सारे अपने ग्रंथों को उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में जो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई थी। कौटिल्य के अनुसार मानव जीवन बहुत ज़्यादा कलह था, संघर्ष से त्रस्त था, चारों तरफ अराजकता थी, अशांति फैली हुई थी। ऐसे स्थिति में शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल पर अत्याचार करते थे। हिंसक प्रवृत्ति का अखंड साम्राज्य था, सब एक दूसरे को मारकर खाना चाहते थे। इस यातना में जीवन से मुक्त होने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। उन्होंने एक ये समझौता किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, यानी मनु से, जो विवस्वान के पुत्र मनु थे बहुत शक्तिशाली थे, तो प्रजा ने सारी ने मिलके ये उनसे आह्वान किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे जान और माल की रक्षा कीजिए। उसके बदले में हम आपको अन्न का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग आपको और स्वर्ण का भी कुछ भाग हम आपको देंगे। हाँ, राजा मनु ने इस बात को स्वीकार किया और इस तरीके से वो प्रथम राजा कहलाए। मनुष्य ने राजा की आज्ञा के पालन की भी प्रतिज्ञा की और बदले में राजा ने अपने प्रबंधन की रक्षा का वचन दिया, अर्थात कि राजा उनकी सुरक्षा करेंगे जनता की, और जनता उसके बदले में उन्हें अन्न का 6वां भाग और व्यापार से प्राप्त धन का 10वां भाग और कुछ स्वर्ण वो उसके प्रदान करेगी। इस तरीके से कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अर्थात यह है कि एक
जो हमारे राज्य की संरचना हुई है, जो हमारे राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो एक समझौते के तहत हुई है। प्रजा ने राजा से और राजा ने प्रजा के साथ समझौता किया है। कौटिल्य ने राज्य के 7 भाग बताए हैं, जैसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं कि राज्य किस तरीके से कार्य करता है। राज्य का जो प्रथम और महत्वपूर्ण भाग होता है वो राजा और स्वामी होता है। कौटिल्य ने राजा को राज्य का अभिन्न अंग माना है, राजा की तुलना शीर्ष से की है। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न तथा महावीर होना चाहिए। राजा को कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। राजा को पूरी तरीके से जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। यद्यपि राजा कर्तव्य से बंधा होता है, हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हैं, किंतु उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देते हैं। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों में बांटा है, अर्थात वे राजा के लिए दिन या रात को 8 पहर में उन्होंने विभाजित किया हुआ है कि राजा को अपनी जो दिनचर्या है वो किस तरीके से आपको लेनी चाहिए। राजा को विवेकशील होना चाहिए, शास्त्रों को ज्ञान होना चाहिए, उनके अनुसार समय अनुकूल व्यवहार करने वाला होना चाहिए। प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा हमेशा चापलूसों से घिरा रहे, अर्थात ये कि हर अच्छे बुरे का उसे ज्ञान होना चाहिए, विवेकशील वो होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। अर्थात उन्होंने जो कल्पना करी है राजा की, वो एक महामानव की कल्पना की है, जिसका उद्देश्य ही सिर्फ जनता की भलाई होता है। तो एक ऐसे राजा की उन्होंने कल्पना की है कि यदि एक ऐसा राजा या स्वामी किसी राज्य में होगा तभी वह राज्य उन्नति कर पाएगा। कौटिल्य ने दूसरा जो अंग बताया है किसी भी राज्य का, वो अमात्य या मंत्री है। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री की तुलना आग से की है। उनके अनुसार अमात्य और राजा एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, अर्थात राज्य रूपी जो गाड़ी है उसको अमात्य या मंत्री और राजा मिलकर ही चलाते हैं। राजा को अमात्य उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और राजा के प्रत्येक कार्य में सहयोगी की भूमिका को अदा कर सके है। राजा जो भी महत्वपूर्ण निर्णय करे उसे अमात्यों से सलाह ले लेनी चाहिए और उसी व्यक्ति को उन्हें अमात्य के रूप में चुनना चाहिए कि जो कर्तव्यनिष्ठ हो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सकता हो और जिसके मन में लोक कल्याणकारी की भावना हो। राजा को समय समय पर वो उचित सलाह दे सके और राजा मतलब जब भी राज्य की रक्षा के लिए रक्षा का कार्य आए तो वो अपने प्राणों को गंवा के भी राज्य की रक्षा करे, राज्य के हित में सोचे। ऐसा मंत्री होगा तभी राज्य तरक्की कर पाएगा। तीसरा जो भाग बताया है वो बताया है जनपद। कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने जनसंख्या एवं भूभाग दोनों को जनपद माना है। उन्होंने 10 गांवों के समूह में संग्रहण, 200 गांवों के समूह के बीच सार्वत्रिक, 400 गांवों के समूह के बीच एक द्रोणमुख तथा 800 गांवों के बीच एक स्थानीय अधिकारी की स्थापना करने की बात कही है। कोई भी राज्य तभी बन पाएगा जब उसके पास एक निश्चित भूभाग होगा। जिस तरीके से भारत के पास एक अपना निश्चित भूभाग है और वो एक नक्शे के द्वारा हम जान सकते हैं, या राजस्थान के पास अपना एक निश्चित भूभाग है, उसका एक अपना नक्शा है। उनके पास एक निश्चित जनसंख्या है जिसकी गिनती भी की जाती है और हमेशा 10 साल बाद उसकी गिनती की जाती है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि राजा और मंत्री के बाद एक राज्य के पास निश्चित भूभाग होना चाहिए और जनसंख्या उसकी अपनी होनी चाहिए। भूभाग नहीं होगा तो राज्य नहीं बन पाएगा, हम उसे राज्य का दर्जा नहीं दे पाएंगे और उस भूभाग के अंदर यदि जनसंख्या नहीं होगी, जनता नहीं होगी तो राज्य कैसा होगा? न मंत्री काम कर पाएंगे और न ही राजा कार्य कर पाएगा। उसके बाद